कांग्रेस ने 2023 की महाभारत के लिए 229 योद्धा उतार दिए हैं। पार्टी का मिशन टिकट लगभग पूरा हो गया है। जिस तरह से कांग्रेस ने उम्मीदवारों का चयन किया है, उसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की छाप साफ दिखाई देती है। एक साल पहले शुरू हुई चयन की कवायद में ग्राउंड पर दिग्विजय सिंह ने होमवर्क किया। उनके होमवर्क पर प्रबंधन की पैनी नजर रखी कमलनाथ ने, जिसके बाद कांग्रेस ने T20 अंदाज में नवरात्र के पहले और 5वें दिन में ही सारे समीकरण फिट करके टिकट बांट दिए। दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को भी दिल खोलकर गले लगाया और टिकट भी दिए। पिछला चुनाव हारे कई उम्मीदवारों पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। कुल मिलाकर इस बार गुट नहीं सर्वे की चली है, जिसको कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मॉनिटर करते नजर आ रहे थे। बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और दिखती संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज़्यादा जीतेंगे। बहुत उत्साह है और दिखती संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज़्यादा जीतेंगे। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद सीएम शिवराज ने कटाक्ष करते हुए निशाना साधा। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। शुरुआती दौर में पिछड़ने के बाद कांग्रेस ने वापसी करते हुए रफ्तार पकड़ ली है। फिलहाल थोड़े बहुत विरोध के बीच कांग्रेस जबरदस्त कंट्रोल में दिखाई दे रही है। अगर यही कंट्रोल और नेताओं का समन्वय बरकरार रहा तो चुनावी महासंग्राम में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। सवाल नंबर 1, टिकट वितरण में पिछड़ने के बाद क्या कांग्रेस ने सियासी रफ्तार पकड़ ली है? सवाल नंबर 2, क्या कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जोड़ी ही कांग्रेस को लीड कर रही है? सवाल नंबर 3, क्या टिकट वितरण में आगे निकलकर कांग्रेस ने लीड लेने की कोशिश की है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कंट्रोल में कांग्रेस। कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है, खासतौर से चुनाव के पहले। और अगर आप टिकट वितरण ठीक तरीके से कर देते हैं और 230 में से 229 की घोषणा आप कर देते हैं तो ये बड़ी बात है। बड़ी चुनौती का हल ढूंढ लेते हैं आप जब चुनाव के पहले आप अपने कैंडिडेट्स ढूंढ लेते हैं और ऐसे कैंडिडेट ढूंढ लेते हैं जिनके बाद तूफान नहीं आता, नाराज़गी का समंदर खलबलाने नहीं लगता है। और कांग्रेस ने इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया है और कहीं कोई कहर बरपाने जैसी बात भी सामने नहीं आई है। नाराज़गियां हैं, छोड़े भी हैं पद और पुतले भी जले हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा मंजर आप कांग्रेस के पिछले चुनाव में देखते आए हैं। तो इसका मतलब है कि सोच विचार के समझाने बुझाने की प्रणाली के साथ कांग्रेस आगे बढ़ी है। अब आपने पहली बहुत इम्पॉर्टेंट जो सीढ़ी है उसको तो सफलतापूर्वक आपने पार कर लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरी सीढ़ी है वो है प्रचार और जनता के बीच पहुंचने की, जिसके लिए आपके पास 20-25 दिन है। और उसी के साथ तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी जो है कि जनता के मन को अगर आप भा गए हैं तो 3 दिसंबर के नतीजे भी आपके पक्ष में हो सकते हैं, चाहे बात बीजेपी की करें या बात कांग्रेस की करें। अगर चुनौती कांग्रेस की है तो उतनी ही बीजेपी की है, अगर चुनौती बीजेपी की है तो उतनी ही कांग्रेस की है। तो अब बीजेपी अपनी चुनौती टिकट चयन की, प्रत्याशी चयन की, कैसे उससे निपट कर सामने आती है। दिल्ली में बैठक शुरू हो गई है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की और हो सकता है कि ये फिर एक रात ऐसी हो जो टिकट प्रत्याशी चयन की रात हो, एक दिन पहले की रात की तरह जो कांग्रेस के नाम रही, या हो सकता है कि कल का दिन चुना जाए इसके लिए, शनिवार का दिन। बहरहाल तमाम बातें हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे कि कांग्रेस ने पूरे कंट्रोल में रहते हुए प्रत्याशियों का चयन किया है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए।
जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। बड़ा लंबा अनुभव है उनका और उनका अनुभव हमें ज़रूर इस बातचीत, इस डिबेट के दौरान हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। अब्बास हफीज़ साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के, उनका बहुत स्वागत करता हूं मैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनका बहुत मैं स्वागत करता हूं। जगदीश जी, पहली टिप्पणी आपकी। कंट्रोल में कांग्रेस हम कह रहे हैं, आपने दोनों ही सूचियां देखी हैं और मेरे ख्याल से कम 3 दशकों से ज़्यादा का चुनावों को देखने का आपका अनुभव है। कांग्रेस की सूचियां विद्रोह लाती हैं, बगावत लाती हैं, पीसीसी के दरवाजे टूटते हैं, कांच टूटते हैं, लेकिन अब मंजर बदल रहा है, चीज़ें हम देख रहे हैं और कमलनाथ जी का भी कॉन्फिडेंस आपने देखा होगा। क्या वाकई कांग्रेस चीज़ों को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ रही है? क्या कहेंगे जी? देखिए शरद जी, चुनाव के बाद जब भी चुनाव के पहले जब भी सूचियां आती है टिकट की, तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं विद्रोह की स्थितियां बनती हैं। चूंकि राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां होती हैं। जैसे दिग्विजय सिंह जी ने बहुत पहले कहा था कि 4000 लोग टिकटार्थी थे, 230 सीटें थी, तो कहीं ना कहीं एक स्थिति ये बनती है कि आप सबको टिकट नहीं दे सकते, और नहीं दे सकते तो विद्रोह होता है। लेकिन ये विद्रोह, मेरा मानना है कि अस्थायी होता है, ये परिस्थितिजन्य होता है, ये होता है, कुछ देर में समिट जाता है, कुछ ही लोग ऐसे रह जाते हैं। आप देखेंगे कि जितने लोग आज विद्रोह की बात कर रहे हैं, क्या होता है कि नई बात 9 दिन तक रहती है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इनको मनाने के प्रयास शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे विद्रोह कम होगा। लेकिन एक चिंता मेरी जरूर है, कांग्रेस ने टिकट शरद जी बहुत अच्छे दिए, निश्चित रूप से अच्छे या बुरे, ये बहुत सारी चीजें मैं ये नहीं कहूंगा, और टिकट उन्होंने जो बेस्ट दे सकते दिए, चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन कांग्रेस में अब जो सबसे बड़ी जरूरत है, पहली बार मेरे ख्याल से मैं देख रहा हूं कि नामांकन की डेट शुरू होने से पहले शायद 20 सालों में कांग्रेस ने पहली बार टिकट जारी किए हैं। वरना कांग्रेस की स्थितियां ऐसी बनती थी, आपने भी देखा होगा कि 2-2 बी फॉर्म जारी करने पड़ते थे। नामांकन भरने की अंतिम तिथि के पहले तक शाम 4 बजे तक टिकट घोषित होते थे। कई बार तो कि 5 प्रत्याशी रह गए, वो शाम को 4 बजे घोषित हुए। पहली बार मैं देख रहा हूं कि नामांकन भरने की तिथि घोषित नहीं हुई, तिथि अभी आई नहीं है, और कमलनाथ ने और या कांग्रेस ने पूरे के पूरे टिकट बांट दिए। एक आमला सीट को हम छोड़ दें अभी तो। इसमें अब सबसे बड़ी जो चुनौती है, अब वो चुनौती है डैमेज कंट्रोल की, बगावत की। क्योंकि बीजेपी के पास शरद जी, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि एक सिस्टम है डैमेज कंट्रोल के लिए, उसके पास नेताओं की एक फौज है। लेकिन कमलनाथ सिर्फ 1 और 2 नेताओं के भरोसे है, कांग्रेस सॉरी, तो उन नेताओं को पूरी तरह सक्रिय होना चाहिए। चूंकि आपके टिकट अच्छे हैं, लेकिन आप भितरघात को नहीं रोक पाए, आप बगावत को नहीं रोक पाए, तो शायद वैसे चुनाव परिणाम आपको नहीं मिलेंगे अच्छे टिकट बांटने के बावजूद भी, जैसे परिणाम आप चाह रहे हैं या आप उम्मीद कर रहे हैं। जगदीश जी, एक चीज़ आप भूले नहीं होंगे कि 2018 से लेकर आज तक का जो राजनीतिक मंजर रहा है, और उसमें बीच में जो एक कार्यकाल रहा है जहां जम के रूठों को मनाया गया है, और आरोप ये भी लगते रहे कि खूब जम के खातिरदारी, खातिर तवाजो भी हुई है, तो दोनों पार्टियों ने रूठों को मनाना भी सीख लिया है और समझाना भी सीख लिया है, प्रलोभन भी सीख लिए हैं, और किस तरह से जाल में फंसाया और उलझाया जाता है ये भी सीख लिया है। तो इसकी बहुत अब मुश्किल नहीं आएगी बीजेपी को या कांग्रेस को कि भैया अगर रूठ गया है तो कैसे मनाना है, या आगे आश्वासन देना है कि सरकार बनी तो बल्ले बल्ले तो आपकी भी होनी है साहब जी, काहे को चिंता करते हो, हम तो खड़े ही हैं आपके लिए, सारी दुकानें खुल जाएंगी सर जी। ज़्यादा तो नहीं बोल गया जगदीश जी? चलिए बैक लौटता हूँ सर, वापस गाड़ी शब्द हम ना ले सामने। चलिए बैक ट्रैक पे आते हैं। क्योंकि ये दुकान एक प्रत्यय शब्द है, हालांकि राजनेता इस भाषा का यूज करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, राहें, आपकी बात सही है कि राहें बहुत सारी खुल जाएंगी, लेकिन वो समझाए शरद जी कारगर होनी चाहिए। क्योंकि पिछले बार मैं मान रहा हूं कि पिछले बार कांग्रेस में पिछले बार भी बहुत हद तक सफल हुई थी, इस बार भी उसे उसी तरह से, पिछले बार दिग्विजय सिंह जी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी, इस बार भी इसी तरह की भूमिका से इन्हें आगे आना पड़ेगा। जी दुर्गेश जी बड़े गंभीर दिख रहे हैं मुझे, शायद व्रत और उपवास की प्रणाली से गुजर रहे हैं, बड़ी गंभीरता है उनके चेहरे पे। मैं सोचता हूं कि एंकर वैसे ही विदूषक होते हैं, मस्खरापन करते रहते हैं, लोग हंसते रहते हैं उनको देखकर,
लेकिन मेरे इस कृत्य पर भी आपको हंसी नहीं आई तो मैं थोड़ा चिंतित हुआ। जी दुर्गेश जी, आपकी एक रिएक्शन। जी देखिए शरद जी, अंतर्मन में मैं मुस्कुरा रहा था आपकी बातें सुन के। अरे आहा, वाह वाह वाह, प्रणाम आपको। जी जी अब वो निश्चित डॉक्टर ही हो गए आज हैं का तो जो अंतर मन विषय में है मुस्कुराने कंट्रोल लगे में हैं। कांग्रेस, जी जी इतने इस्तीफे, इतने पुतले, इतनी सब चीजें होने के बाद भी अगर कांग्रेस कंट्रोल में है तो निश्चित रूप से जिस तरह से मेरे को तो लगता है कि टिकट से ज्यादा उनके इस्तीफों की चर्चा हो रही है कि उनकी गिनती ज्यादा हो गई है, सबको साथ में नाकाम रहे हैं। और इस प्रदेश ने 18 के बाद अब 23 में कांग्रेस का ये भी देखा कि मंच से जो नेता बात कर रहे हैं, कांग्रेस इससे पहले परिवारवाद की गारंटी थी, कांग्रेस इससे पहले भ्रष्टाचार की गारंटी थी, अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में कपड़े फाड़ने की भी गारंटी होगी। बड़े दिन दोनों नेताओं की रसाकसी और जो सूची आई है ये निश्चित रूप से उस तरफ इंगित कर रही है कि जो हम लोग बोलते थे कि कांग्रेस घरों में बटी हुई है, कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, कांग्रेस कबीलों में बटी हुई है, कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, और इस बात पर मोहर लगाती हुई सूची है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी के गुट कामयाब रहे हैं अपने अपने लोगों को एडजस्ट करने में। बाकी सुरेश पचौरी जी की छाप नहीं दिख रही उस पर, कांतिलाल भूरिया जी का हस्तक्षेप नहीं दिख रहा है उसमें, अरुण यादव जी की जो उनकी जो शैली है कि बोता में हूँ कटाई कोई और कर जाता है, वो पूरी छाप दिख रही है उसमें। और साथ ही साथ अजय सिंह राहुल भैया सभी इस तरह से, तो ये जो जो इनके गुटों में बटे हुए लोग थे उनमें 2 गुट ही इस बार हावी हुए हैं और उन्होंने टिकट की और कामयाबी करने का उनके लोगों को दिलाने का काम किया। अब कंट्रोल में क्या है, अगर पुतले जन्ना कंट्रोल में तो ये कंट्रोल मुबारक हो उनके। आज पीसीसी कार्यालय के बाहर दिग्विजय सिंह जी के पुतले जल गए, कमलनाथ जी के पुतले जल गए, सभी जगह यही हो रहा है कांग्रेस में। हर शहर की जो सूचना आ रही है, लंबी सूची है, वो सूची पढ़ेंगे तो हो सकता है कि डिबेट को यहीं विराम देना पड़े, तो इसलिए जो शॉर्ट में इन ब्रीफ अपन बात कर लें तो लंबी जगह पे। लेकिन दुर्गेश भाई, आपने जो बात कही, आपने बड़ी सकारात्मक बात कही, लेकिन व्यक्ति जब पीड़ा में होता है तो मन में भी, अंतर मन में भी पुतले जलते हैं। जी प्रणाम कर रहा हूं आपको। जी 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 निश्चित रूप से जल रहे हैं, जो दिख रहा है वो सब शरद जी, और कंट्रोल कहीं नहीं है, सब चीजों का। चलिए मैं लौटता हूं दूसरे राउंड की तरफ। अब्बास हफीज साहब, बीजेपी की तरफ से दुर्गेश जी का, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी का कहना है नियंत्रण कुछ नहीं है, सब नियंत्रण से बाहर है। बहरहाल ये उनका अपना नजरिया है, आप किस तरह देखते हैं? पहले तो एक बधाई आपको कि 229 आपने चुन लिए हैं और जल्दी ही आमला सीट का भी फैसला हो ही जाएगा। आप किस तरह देखते हैं? और कपड़े फाड़ने और तमाम चीज़ों से पार पाते हुए, निकलते हुए, आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आ गए हैं, अब आगे का रास्ता। जी जी, ये बहुत छोटा मोटा जो विरोध होता है इसको तो कोई पार्टी भी नहीं रोक सकती है। जाहिर सी बात है, इतने सारे टिकटार्थी जो होते हैं उसके बाद कुछ को लगता है कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में थे, उनका गुस्सा भी आता है और उसके बाद फिर पार्टी में सब कुछ सामान्य भी हो जाता है। हमारी समन्वय समिति भी कल से काम शुरू कर देगी अपना और पूरा समन्वय बन जाएगा। कांग्रेस पार्टी में अगर सरफटेबल होता भाजपा की तरह तो हम ये पूरी अपनी लंबी चौड़ी 229 नामों की सूची जारी नहीं कर पाते। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात कर रही है? जो आधे नाम भी अभी घोषित नहीं कर पाए हैं, तो सरफटेबल तो अंतर्मन में इनके चल रहा है। दुर्गेश केसवानी जी के तो अंतर्मन से उदासी है, क्योंकि आज की तारीख में इनकी चिंता नहीं करी बीजेपी ने। भाई चिंता करनी चाहिए थी, कितने अच्छे नेता हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, वाणी भी अच्छी है, सक्रिय भी हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र से किसी और बारे में भी हम सबकी राय यही है, किसी और को टिकट मिला। और मुझे लगता है कि अब तो दुर्गेश जी को भी हमें वोट देना चाहिए। भाई सबसे ज़्यादा चिंता तो कांग्रेस पार्टी ने करी सिंधी समाज की, 3 टिकट हमने दिए, अब इनकी पार्टी तो एक भी टिकट देने की स्थिति में नहीं है। तो आज पूरा हमारे साथ दुर्गेश जी का जो परिवार है वो खड़ा हुआ है और दुर्गेश जी के साथ वाले सब हमें वोट देने वाले हैं। तो हम दुर्गेश जी से भी कहेंगे कि आपका भी स्वागत है, आइए, आपकी चिंता हम कर सकते हैं, बीजेपी नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के हालात पहले कभी ऐसे नहीं थे। जो सेफोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, चुनाव के जानकारों से पूछ लीजिए, राजनीतिक विशेषज्ञों से पूछ लीजिए, जो हालात यहाँ हुए हैं। ये कह रहे हैं विरोध नहीं हुआ, पहले दिन मीना सिंह जी का विरोध के अंदर पुतले जलाए गए थे जब पहली सूची आई थी। बहुत सी जगह जगह पे तो इस्तीफे
इस्तीफों की एक इतनी बड़ी बाढ़ सी आ गई कि 40 ऐसे नाम हैं जिनको आप उंगलियों पे गिने तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद, कार्य समिति के सदस्य। भारतीय जनता पार्टी के हालात बता रहे हैं कांग्रेस की तैयारी के सामने भाजपा नहीं टिकने वाली है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुट खड़ी हुई है। अब कह रहे हैं राहुल भैया नहीं देख, राहुल भैया चुरहट में तैयारी में लगे हैं, वो अपने जनसंपर्क को पूरा करने में लगे हैं। अरुण भाई के हाथ में पूरा निमाड़ है। तमाम नेता, कांतिलाल जी झाबुआ और झाबुआ के आसपास अपनी तैयारी में हैं। सुरेश पचौरी जी मध्य भारत की कमान संभाले हुए हैं। तमाम लोग हैं। ये अब कैसे समझेगी बीजेपी जो धड़ों के अंदर बटी हो आज की तारीख में, इन्हें क्या समझा है? चलिए जगदीश जी, दोनों ही दलों के हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने ये कहा कि आप दोनों के यहाँ तो विरोध होता है, विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन जैसा हम पुरानी हिंदी फिल्मों में देखते थे, चूँकि मैंने फिल्में बहुत देखी इसलिए न जाने क्यों फिल्मों का रेफरेंस आ ही जाता है कि जब जैसे ईश्वर ना करे कोई ऐसी घटना हो, लेकिन फिल्मों में हम देखते थे कि एकदम कोई बड़ी घटना हुई और हीरोइन या हीरो की माँ स्तब्ध होकर बोलना ही भूल गई, तो वो जो चश्मे लगाकर मेरी तरह एक डॉक्टर आते थे, वो कहते थे इनके मन में सदमा बैठ गया है, इन्हें रुलाना बहुत ज़रूरी है, कोई ऐसी बात याद दिलाइए जिससे ये रोएं। और फिर उनको तो माँ तू पापा से कितना प्यार करती थी माँ, और फिर माँ एकदम से जोर जोर फूट के रोने लगती थी। अंतर मन में जो द्वंद्व चलता है वही मनुष्य का निर्धारण करता है। पुतले बाहर जल जाए वो चलेगा, अंतर मन में पुतलों का दहन नहीं होना चाहिए। अभी रावण दहन भी होने वाला है, तो जो अपने अंतर मन के दहन को रोक लेगा दोनों पार्टियों में, क्या जगदीश जी वही सिकंदर होगा मुकद्दर का? जी देखिए, सीधी सी बात है, लोकतंत्र में शरद जी जब भी टिकट बंटते हैं तो विरोध होना स्वाभाविक है और विरोध होता भी है, इसी का नाम लोकतंत्र है। और राजनीति में महत्वाकांक्षाएं किसके पास नहीं होती? कोई भी आदमी राजनीति में भजन करने या साधु बनने नहीं आता है। बहुत बढ़िया, जो बिल्कुल भी राजनीति में आते हैं वो निश्चित रूप से पद पाने की लालसा में आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। और पद राजनीति में सर्वोपरि है आज की डेट में। अगर आप के पास पद नहीं है तो आपको कोई सुनने वाला नहीं है पीछे। तो ये पदों की लड़ाई है निश्चित रूप से, इसीलिए ये ज्यादा टकराहट हमें दिखती है। जिसको टिकट नहीं मिलता है वो बहुत गहरे तक आहत होता है। लेकिन जो आपने कहा, मैं आपकी बात से पूरी तरह तो नहीं कि भाई ठीक है हो सकता कांग्रेस समझा ले, मैं अभी भी इस बात को कायम हूं कि कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और डैमेज कंट्रोल के बाद उसे सैबोटेज को भी रोकना पड़ेगा। क्योंकि जगह जगह पे अगर ये पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी निश्चित रूप से परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। आपने कहा बीजेपी के साथ भी वही स्थिति है, क्योंकि 18-20 साल से पार्टी सत्ता में है और सबसे बड़ी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि कम से कम जिनको इन्होंने टिकट दिया है, हालांकि वो इनकी मजबूरी थी, 50 से 60% जो चेहरे हैं वो चेहरे पुराने चेहरे हैं, नए चेहरे नहीं हैं। उसमें कुछ नया नहीं है उन चेहरों में। वही जनता 3 चुनाव से देख रही है, 4 चुनाव से देख रही है, 5 चुनाव से, 6 चुनाव से, 7 चुनाव से, 8 चुनाव से लगातार उन चेहरों को देख रही है। तो चेहरों की जो ऊब है वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है, भगवान करे सब कुछ अच्छा हो, लेकिन चेहरों की जो ऊब है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को शरद जी थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। हालांकि पार्टी का संगठनात्मक नेटवर्क बहुत अच्छा है और बीजेपी ने, जो लोग कह रहे थे टिकट की बात, मैंने आपको याद होगा आपके चैनल पर ही कहा था कि बीजेपी में इन लोगों के जो 6 बार, 7 बार, 8 बार के विधायक हैं, इनका टिकट काटना आसान नहीं है। क्योंकि इनको टिकट काट के आप भले ही नए प्रयोग कर लो, शायद वो नए प्रयोग आपके लिए नुकसानदायक होंगे। बिल्कुल, तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात आज रात में मैं उम्मीद करूं 11-12 बजे तक या कल सारी पिक्चर जो है साफ होने वाली है शरद जी। उसके बाद मेरे ख्याल में हम बैठेंगे और ज्यादा अच्छे से इस पर बात कर पाएंगे। 136 सीटों की पिक्चर क्लियर है और 136 सीटों की फिल्म जो सामने आपके सामने शरद जी आई है, उसमें भी कम से कम 90 सीटें मैंने ऐसी निकाली है जिसमें संघर्ष बहुत कांटे का होने वाला है और बड़े उलटफेर वाले परिणाम शरद जी आने वाले हैं। वाह, आपने फिर बता दिया कि 2018 जो है उसका साया 2023 में भी बहुत साफ तौर पर नजर आएगा। ये शरद जी एक मिनट मुझे और दीजिए, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। हम और आप लगातार बैठते हैं, हम और आप जब बैठेंगे तो हम ताज्जुब करेंगे कि वो स्थापित नाम इस बार चुनाव हार जाएंगे जिनके बारे में हमने कल्पना नहीं की थी। ये साहब, ये उस राजनीतिक विश्लेषक की टिप्पणी है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये वो किरदार हैं जिनकी ऐसी कई टिप्पणियाँ, मैं कोई समा नहीं बांध रहा हूँ, मैं सच्चाई बयां कर रहा हूँ, तो निगाह रखिएगा। यानी इस बार का चुनाव वाकई बहुत अलग चुनाव होगा और आप बेहिचक कह सकते हैं कि
कई दिग्गज राजनीतिक हस्तियां जो चुनाव में उतरेंगी उनके लिए उलटफेर का चुनाव भी होगा। तो ये एक ऐसी भी चुनाव की फसल इसमें सामने आएगी जो बहुत नई नवेली होगी दोनों पार्टियों में, और ये नई नवेली फसल जो है आगे कांग्रेस और बीजेपी की लीडरशिप के तौर पर परवान चढ़ती चली जाएगी। दुर्गेश जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और जो बात जगदीश जी ने कही है कि चुनाव बहुत कांटे का है, बहुत टक्कर का है, कोई भी चुनाव हल्का नहीं होता। जो जगदीश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कांग्रेस के लिए की है, भितरघात और अंतर कलह कांग्रेस या बीजेपी के वजन को बढ़ाती है, एकजुटता बढ़ाती है, अंतर कलह और भितरघात कम करती है। ये दोनों पार्टियों के लिए सत्य है। जी देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी मेरी कूटनीतिक चिंता कर रहे थे और मेरे समाज के वोटों की बात कर रहे थे, तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। सिंधी समाज राष्ट्रीय बड़ा सुंदर शब्द चुना सर आपने, कूटनीतिक चिंता। इसने हटा दिया आपने सर, वाह। डॉक्टर साहब तो बोलने में माहिर हैं, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से। भाषा भी आपकी कूटनीतिक चिंता, देखिए आप, वाह। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं सिंधी समाज राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत समाज है। सिंधी समाज आज भी विभाजन का दंश नहीं भूला है। उस दंश जो कांग्रेस ने दिया हमें, उस चीज को हमारा समाज भली भांति समझता है। हम छोटी चीजों के लिए बड़ी लड़ाई भूल जाएंगे, ऐसा संभव नहीं। रही बात हमारे पत्रकार साथी, वरिष्ठ पत्रकार साथी जो चेहरों से उबने की बात कर रहे थे, पर जगदीश भाई, पिछले 15 सालों से मैं आपसे मिलता आ रहा हूँ और हमेशा मेरे मन में रहता है कि मैं आपसे पुनः मिलूं। ऐसा ही हमारे जो विधायक हैं, उन्होंने जनता के साथ अपना रिश्ते स्थापित किए हुए हैं, और निश्चित रूप से जनता भी बार बार ये कहती है कि यही बार बार चुन के आए, क्योंकि जनता के जो हित में, जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े रहने का काम करते हैं ना जगदीश जी, तो उनके साथ जनता का सतत संपर्क रहता है। हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे मंत्रीगणों का, हमारे नेताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का सतत जनता से संपर्क रहता है, और जनता चाहती है कि बार बार इन्हीं को सेवा का मौका दे। यही कारण है कि हम 2003 से लेकर 2023 तक जनता हमें आशीर्वाद देती आ रही है। यही कारण है कि जनता हमें लाड़ दे रही है, स्नेह दे रही है, प्यार दे रही है, यही सम्मान दे रही है। और निश्चित रूप से जनता अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचे सरकारी योजनाओं का, कैसे हमारी योजना और डबल इंजन सरकार का लाभ पहुंचे, उसके लिए हम सतत तैयार रहते हैं, सतत उनके लिए काम करते हैं। हमारी ताकत हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है, हमारी डबल इंजन की सरकार के, हमारी केंद्र की जन कल्याण की नीतियां, प्रदेश की जन कल्याण की नीतियां, जो जनता हमें सतत आशीर्वाद देती। जी जी, अब्बास हफीज साहब। जी सर जी, सबसे पहली बात तो मैं सुन रहा था, बहुत सारी उपलब्धियां शरद जी गिनाई जा रही थी। ये उपलब्धियां जब जनता के बीच गिनाई जाएंगी, तथाकथित उपलब्धियां जब जनता के बीच गिनाई जाएंगी, तो जनता इन पर सवाल पूछेगी। आज मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन के लिए चेहरा भी स्पष्ट है, हमारा नेतृत्व स्पष्ट है, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट है। वो मुख्यमंत्री जिन्होंने 15 महीने के अल्प समय के अंदर मध्य प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया, वो दिलों में मध्य प्रदेश की जनता के बसते हैं। आज बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरों की घोषणा नहीं कर पाती है, भारतीय जनता पार्टी सिटिंग सीएम के नाम को आगे नहीं बढ़ा पाती है। दुर्गेश जी, मैं तो सुन रहा था बहुत धैर्य से, अगर ऐसा होता, उनकी कोई उपलब्धियां होती, मैं तो सुन ही रहा था, पसंद करती तो आज होती, की तो तारीख इससे में लोग छोड़ के नहीं जाते। सूचियों के वो तो हमेशा ही कमलनाथ जी कहते थे इन कि चलो सूचियों चलो के जो हो गया। फेर हैं, और अब इससे जब जनता बाहर उनको कह निकलेगी रही है भारतीय कि जनता कमलनाथ पार्टी, जी, तो असली वोट हो गया, मुकाबला तो चलो भाजपा चलो का फिर आपका हो जनता गया। के सामने, जनता के मैदान में उस चुनाव और की हम तो रणभेरी अपने में होना नेतृत्व को है, लेकर जो चुनाव की रणभेरी बच एमपी के चुकी है, और भारतीय जनता माननीय पार्टी अभी मुख्यमंत्री शिवराज जी तैयारियों के से बहुत नेतृत्व दूर में है। हम जनता दुर्गेश के जी, जब बीच मैदान में हम जाएंगे तो लोग हमेशा उनसे खड़े रहने बेरोजगार वाले जो है वो ये लोग पूछेंगे हम कि हमारी हमेशा खड़े होने बेरोजगारी वाले क्यों इतनी लोग हैं, बड़ी। और आप हर घर वल्लभ में, भवन से दुर्गेश नीचे जी सुन तो उतरने का लीजिए, काम नहीं कर पाए। दुर्गेश जी सुन लीजिए, इसको भी डॉक्टर समझती दुर्गेश है, और जी, जनता सुन यह भी लीजिए। समझती है कि डॉक्टर आप साहब, झूठ धोखा छल कपट करोगे। अरे तो सुन जनता लीजिए, उसको सुन अच्छा लीजिए, नहीं लगता। अब तो 25 दिन बाद सब वैसे भी सर नतीजे का इंतजार करेंगे, फिर गुनगुनी धूप भी शुरू हो जाएगी सर्दियों की हल्की। जी, कमलनाथ जी के चेहरे पे जनता ने कांग्रेस को आश्वस्त किया हुआ है कि वो परिवर्तन चाहती है। आज बेरोजगार युवा एक हर घर के अंदर बैठा है, वो इंतजार कर रहा है 17 नवंबर का कि वो बटन दबाए और सरकार को बदले। अब ये भले ही उलझे हुए हों सूचियों में, अपने अंतर कला अंतर्धुन में, लेकिन आगे आने वाली जो लड़ाई है वो और बड़ी है, वो बहुत गहरी है, और उसमें जवाब देना जनता को चाहिए। ये नहीं कि आप अगले, क्योंकि मैनिफेस्टो भी जारी करेंगे तो पहले 4 मैनिफेस्टोस पे ये बात कीजिएगा। जी,
जगदीश जी, मैं एक बड़ा गंभीर सवाल लेकर आ रहा हूं आपकी तरफ। आपने कहा कि जनता ऊब गई है चेहरों से। नरेंद्र मोदी जी गुजरात में चौथी बार के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के सफर तक पहुंचे और देश में कहीं कोई ऊब नहीं थी। कमलनाथ जी आज 73, 74, 75 के उम्र में पूरी सक्रियता से हैं। उनको उस उम्र में जब कई बार आप मान लेते हैं कि निर्वासन है, तब उनको मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ की कमान दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 60 पार कर चुके हैं। 18 साल 20 साल 18 साल का तो उनका मुख्यमंत्री का अनुभव है, लेकिन सतत वो चलते रहे जनप्रियता लोकप्रियता की राह पर। लेकिन परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे अमिताभ बच्चन 58 साल की उम्र में जिम गए, फिर उन्होंने टेलीविजन में प्रवेश किया, फिर उन्होंने फिल्मों की स्टाइल बदली, पा जैसी फिल्में की। क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक नेता को भी अपने रूप स्वरूप में, भले ही उसकी पारी 40 साल की हो 45 साल की हो, लेकिन परिवर्तन करना चाहिए? और मोदी जी, कमलनाथ जी, शिवराज जी इसीलिए चलते रहे कि ये बदलते रहे परिस्थितियों के अनुरूप? नहीं शरद जी, मेरा उसमें मतलब केवल ऊब से मतलब ये नहीं था कि नेताओं पे लोग ऊब गए, क्योंकि जैसे दुर्गेश जी ने कहा, निश्चित रूप से मैं उनकी बात से सहमत हूं कि नेता जब तक जनता चाहती है तभी तो नेता रिपीट हो रहे हैं। भाई अगर गोपाल भार्गव जी 9 बार से चुनाव, 8 बार से चुनाव जीत रहे हैं, 9वीं बार फिर मैदान में है, तो निश्चित रूप से वो जनता के बीच में लोकप्रिय होंगे। या जो 4 बार से जीत रहा है, 5 बार से जीत रहा है, मेरा सिर्फ कहना यह था कि उन्हीं लोगों को, जो आप कह रहे हो नेता को नीतियां, काम, जब तक आप ये लगातार नहीं बदलोगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा था, मैं कुछ लोगों मैंने उसमें जोड़ा था कि कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनसे शायद जनता को अब उतनी रुचि नहीं रह गई जितनी पहले थी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात की जगदीश जी। वक्त की बंदिश है, फिर आपके साथ बैठूंगा। मैंने तय कर रखा है कि आपसे एक आधे घंटे का अलग से प्रोग्राम मैंने सोचा है। आपके पास इतना अनुभव है, आपको स्टूडियो आमंत्रित करूंगा और मध्य प्रदेश के इस चुनाव पर आपसे स्पेशल सिर्फ आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया जगदीश जी, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, बहुत धन्यवाद डॉक्टर दुर्गेश केसवानी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन, मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।